जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हाफ एरिया मल्टीप्लाई बाय ए, तो दिस वुड बी जेड। जेड और ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एरियाज, मतलब ये कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, इनके दरमियान में जो सेंटर से सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द मोमेंट आर्म, ठीक है जी। सो दिस वॉज द बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द बीम्स। बेसिकली हमने पढ़ा क्या कि बीम्स, सबसे पहले तो क्या है कि बीम्स में क्या होते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, नॉट द एक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली यही ट्रस और बीम में यही डिफरेंस होता है कि वो एक्सियली फोर्स मेंबर्स होते हैं, हाउएवर दीज आर फ्लेक्सुरली, या इसमें हम बेंडिंग प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर फ्लेक्सुरली स्ट्रेस मेंबर्स, ठीक है, बीम्स, ये बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद हमने उसका फेलियर मैकेनिज्म देखा कि उसका फेलियर मैकेनिज्म होता कैसे है, ठीक है। हम जैसे अगर मैं इसको दिखा चुका हूँ कि ये फेलियर मैकेनिज्म कि सबसे पहले टॉप पे पहले यील्डिंग कम होती है, फिर यील्डिंग हो जाती है, बॉटम पे यील्डिंग, और फिर ऑब्वियसली वो फेलियर प्रोग्रेस करना शुरू हो जाता है टॉप से लेकर बॉटम तक, और वो जो फेलियर फिनोमेना शो हुआ पड़ा है वो इन हाईलाइटेड रीजन से शो हुआ पड़ा है, जैसे कि ये ब्लैक वाले रीजन्स में शो हुआ पड़ा है, ठीक है। दिस इज ऑफ फेलियर मैकेनिज्म। पर प्लास्टिक हिंज क्या होती है, प्लास्टिक हिंज वो होती है बिल्कुल फेलियर स्टेज है, लास्ट फेलियर स्टेज है। नॉर्मली हम इधर फेलियर कंसिडर कर देते हैं, बट दिस इज द, अगर हम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी फर्दर कंसिडर करें तो दिस इज द फेलियर मैकेनिज्म। इसके बाद फर्दर कोई लोड नहीं उठा पाएगी वो बीम, ठीक हो जाएगा। ये प्लास्टिक हिंज फिनोमेना है। फिर हमने ये देखा कि उसकी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी और यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट कर रही है। उसमें एक इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है और एक प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इसके एनालिसिस की प्रॉब्लम के। हमने अगर लेट से फाइंड आउट करना है कि उसकी इलास्टिक मूवमेंट यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। आपके पास प्रॉब्लम है पहला प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास एक सेक्शन उसने बना दिया कि ये एक सेक्शन है फॉर द बिल्टअप सेक्शन, उसने खुद से एक रैंडमली बनाया है, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस एस फाइंड आउट करना है, और फिर ऑब्वियसली उससे यील्डिंग मूवमेंट फाइंड आउट कर लोगे पहले, और फिर उसके बाद बी पार्ट में प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और फिर प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। बेंडिंग इज अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, ठीक है जी। तो आपके पास देखो ये एक सेक्शन है, ठीक है, डब्ल्यू शेप ही बना हुआ, बट ये कोई सेक्शन रेफरेंस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज लोकेटेड मिड स्पैन, चूंकि सिमेट्रिकल है, डब्ल्यू शेप है, मतलब जो टॉप पे फ्लैंज है बॉटम पे भी वही फ्लैंज है, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस इधर ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एस, और एस का फार्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या, फ्लैंज का उसी तरीके से जो मोमेंट एरिया थ्योरम बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली कोई रेक्टेंगुलर रीजन तो सिर्फ होता तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12, बट अब अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले टॉप फ्लैंज का एरिया फाइंड आउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टॉप फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आएगा, वो जी हो जाएगा। तो अब आप देखो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो इसकी विड्थ कितनी है 8, इसकी हाइट कितनी है 1 इंचेस, तो सिंपली फार्मूला अप्लाई करो, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, सिंपली फार्मूला अप्लाई करोगे तो बी कितना है, दैट इज 8 इंचेस, ठीक है। और एच कितना है, इस वाली खाली फ्लैंज की बात कर रहा हूँ, तो खाली इसका क्या 1 हो जाएगा, एच 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 कर दोगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा। जब 8 डिवाइड बाई 12 करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.667, ठीक है, 0.667 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास टॉप वाले फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, 0.667, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया सिंपल है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। उसके अलावा डी, व्हाट इज द डी, डी क्या चीज़ है, डी आपका ये जो टोटल ये जो है ना सेक्शन है, इसके सेंटर से ऑब्वियसली चूँकि सिमेट्रिकल शेप है, एक जैसी शेप है, टॉप पे फ्लैंज है बॉटम पे फ्लैंज है, तो इसलिए आसान। तो इस सेंट्रल एक्सिस से लेकर इस वाले फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस, इस वाले फ्लैंज तक के सेंटर तक का डिस्टेंस, तो अगर ये देखो ये खाली वेब कितनी है 12 इंचेस है, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 इंचेस, और 6 इंचेस के बाद ये 1 इंच का हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इंचेस, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 0.5 6.5, 6.5 क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो टोटल सेंट्रोइडल एक्सिस है इधर से लेकर इस टॉप वाले फ्लैंज के टॉप तक का डिस्टेंस, तो 6.5 इंचेस ऐसे बन जाएगा आपके पास डिस्टेंस डी। तो ये टॉप वाले फ्लैंज आ जाएगा, टॉप वाले फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एरिया, उसका डी। अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम प्रीवियसली भी कर चुके हैं। तो अगर इन सबको करोगे तो आपके पास ये टॉप फ्लैंज की ये टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से बॉटम फ्लैंज का भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिमेट्री सेम है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, उसकी भी विड्थ उतनी है, ठीक है, और उसके बाद उसका एरिया भी उतना हो जाएगा और उसका डिस्टेंस भी
यहाँ से लेकर यहाँ तक वो उसी तरीके से 6.5 ही बनेगा जैसे बॉटम के लिए किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम वेब के लिए बात करते हैं। तो वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फाइंड आउट करोगे, वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करोगे कि वेब की विड्थ ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और विड्थ कितनी है इसकी 0.5, और हाइट कितनी है अगर आप देख सको तो ये आ जाएगा आपके पास 1 फीट, ठीक है, मतलब 12 इंचेस। तो आप फार्मूला वो यूज़ करोगे, इसकी विड्थ कितनी है 0.5 इंचेस, ये 0.5 बी आ जाएगा। एच कितना है ये आपके पास 12 इंचेस, तो एच क्यूब बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 होता है ना, तो ये एच का क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब ये 12 है, और उसके बाद डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 12 अगर इससे एक बार कट जाए तो 12 स्क्वायर बच जाएगा। 12 स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो दैट वुड कम आउट टू बी 72, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास 72 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लोगे, तो इस वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा। अब इसका एरिया भी नहीं फाइंड किया हुआ, इसका डिस्टेंस भी नहीं फाइंड किया हुआ। वो क्यों नहीं किया हुआ, क्योंकि देखो पहली टर्म तो इसके लिए क्या थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए, चलो एरिया हम निकाल लेते हैं लेट से, तो डी क्या चीज़ है, डी है डिस्टेंस, अगर मैं दिखा सकूँ डी क्या है डिस्टेंस, ये जो टोटल पूरा क्रॉस सेक्शन है, ये जो पूरी शेप है, ठीक है, इसका सेंट्रॉइडल ये है, और उसका इस वेब के सेंट्रॉइड से कितना डिस्टेंस, तो देखो इसका भी सेंटर इधर है और पूरा वेब है, इस पूरे वेब ये जो 12 इंचेस है इसका सेंटर भी इधर ही लाई कर रहा है, तो डी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस पूरे सेक्शन का सेंटर और इस वेब का सेंटर भी एक ही जगह पर है, तो इस वजह से डी डिस्टेंस 0 है। अब जब डी डिस्टेंस 0 है दैट मीन्स मुझे ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डी 0 हो जाएगा तो अगर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो टर्म ओवरऑल 0 हो जाएगी, तो मुझे वेब के लिए ये टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मुझे खाली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया 72। अब इन सबको ऐड कर लिया तो आपके पास इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऐसे आ जाएगा, ठीक हो गया जी। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया तो अब मेरे लिए आसान है उसका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय सी, क्या हो जाएगा आई डिवाइड बाई सी। अब आई तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब सी क्या चीज़ है, सी क्या चीज़ होती है, सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द आइदर टॉप मोस्ट फाइबर और द बॉटम मोस्ट फाइबर। अब लेट से अगर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ टॉप मोस्ट फाइबर पे, टॉप पे स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं, तो टॉप पे क्या हो रहे हैं कंप्रेसिव, मतलब लोड अप्लाई किया तो टॉप पे कंप्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है, बेंडिंग की वजह से, और बॉटम पे टेंसाइल हो जाएंगे, और मुझे कंसर्न है टेंसाइल स्ट्रेसेस से, ठीक है, या मुझे ये कंसर्न है कि भाई इस मेंबर की कम से कम कितनी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी है। अब चूंकि तो ये सिमेट्रिकल सेक्शन है कि इसके सेंटर से टॉप तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना बॉटम तक का, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लेट से मैं बॉटम तक कंसिडर कर रहा हूँ, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ठीक है, ये 6 इंचेस, मतलब अगर 12 का हाफ कर दूँ और प्लस इसमें 1 ऐड कर दूंगा, मतलब मुझे बॉटम मोस्ट फाइबर ये यहाँ तक पहुँचना है, इसके सेंटर तक नहीं पहुँचना फ्लैंज के, ठीक है, ये फ्लैंज के बिल्कुल बॉटम तक पहुंचना है, तो 6 + 1 7 इंचेस बन जाएगा। इस तरीके से आप इसके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, तो सी क्या हो जाएगा 1 + 12/2, मतलब 1 इंचेस वो फ्लैंज की थिकनेस और 12/2 उसका हाफ कर दो 7 इंचेस, तो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा आई डिवाइड बाई सी, ये हमारे पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आएगा। अब जब हमारे पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा उसको हम सिंपली यील्डिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका यील्डिंग मोमेंट आ जाएगा। तो यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी थी हमारे पास 50 की एसआई गिवन है स्टील के लिए, तो 50 × 107 दैट कम्स आउट टू बी यील्डिंग मोमेंट। ये किप इंचेस में है, इसको सिंपली अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये किप फीट में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो आ जाएगी हमारे पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना और उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यील्डिंग मोमेंट फाइंड करना। ये आ जाएगा पहला आंसर जो हमारे पार्ट ए है। अब पार्ट बी के लिए क्या करना है, पार्ट बी के लिए हमारे पास था आपने उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना है और उसके बाद प्लास्टिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है। अब याद रखना प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, z, उसका फार्मूला क्या था मैं प्रीवियसली बता भी चुका हूँ कि हम पहले इस सेक्शन का हाफ एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इसका एरिया निकालूंगा उसको हाफ कर दूंगा और मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा a से। अब a क्या था कि ऑब्वियसली इसके ये इसका कहीं टॉप पे कंप्रेशन होगा, ठीक है, और बॉटम पे टेंशन होगा, कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लैंज के अंदर हो, वो वेब के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान मोमेंट आर्म, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि ऑब्वियसली इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, इस डब्ल्यू सेक्शन को मुझे इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए कि लेट से इस ऑब्वियसली अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ये वाला रीजन क्या है, ये पूरा रीजन क्या है कंप्रेशन में, और ये बॉटम वाला रीजन क्या है टेंशन में, ठीक है। अब इस पूरे ये जो वेब वाला कुछ पोर्शन है और फ्लैंज मिला के ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड लाई कर रहा होगा,
इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड हो जाएगा, और इस पूरे नीचे वाले रीजन का भी कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इस सेंट्रॉइडल एक्सिस से उधर तक के सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेट्स से कि अगर कंप्रेसिव फोर्स टॉप में ऐसे लाई कर रही है, इधर कहीं लाई कर रही होगी, ठीक है, और टेंसाइल फोर्स इधर कहीं लाई कर रही होगी, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस सेंटर से पहले तो कंप्रेशन तक के सेंटर तक का डिस्टेंस, और फिर इसी किसी टेंशन तक का डिस्टेंस वो सेम ही होगा, और तब जाके मेरे पास ये मोमेंट आर्म आएगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, बिकॉज द शेप is symmetrical about the axis divide the into equal areas। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है, अगर उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है जिसको मैंने डिनोट कर दिया y डैश से, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर इसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस ये y फाइंड करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, पहले इसको सिर्फ अपर वाला रीजन, ये वाला रीजन अपर रीजन कंसीडर कर लेंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर वही तरीके से हम मोमेंट एरिया थ्योरम यूज़ करेंगे। मोमेंट एरिया थ्योरम क्या है जी, वो क्या हो जाएगा कि टॉप वाला फ्लैंज का एरिया, टॉप वाले फ्लैंज का एरिया कितना है, वो इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपका टॉप का एरिया आ जाएगा। अब वाई क्या चीज़ है, वाई क्या है, इधर से लेकर इस फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस, वाई क्या चीज़ है, इधर से लेकर फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 6.5। ठीक हो जाएगा, तो ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा फ्लैंज के लिए कितना आ जाएगा 52। यहाँ तक क्लियर है, वो फुली क्लियर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ इस वाले वेब के लिए करना है। तो अब इस वाले वेब का एरिया कैसे फाइंड करोगे, अगर मैं पिछली स्लाइड में दिखा सकूँ, तो इस वाले वेब का एरिया कैसे अगर इसका इधर से लेकर इधर तक एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। ये तो हमारे पास कितना है, ये 6 इंचेस हो जाएगा। ठीक है, और 6 इंचेस को इसकी थिकनेस कितनी होगी, हाफ इंचेस, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंचेस। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर इस वाले वेब का मैं करूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अगर मैं दिखा सकूँ, ठीक है, तो दैट वुड बी 3 इंच। ये इसका एरिया हो जाएगा। अब इधर से लेकर इस वाले वेब के सेंटर तक पहुँचना है, तो अगर 6 है तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, वो 3 इंचेस हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, तो ये इस तरीके से इसका एरिया और इसका वाई डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, इसका एरिया निकाल लिया, ये इधर से लेकर इधर तक 6, ठीक है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, उसका एरिया 3 आ जाएगा, और इसका सेंटर इधर लाई करोगे इसका वेब का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 3 इंचेज है। तो इसका ए वाई कितना आ गया 9। आपने क्या कर लेना है, समेशन ए वाई, ठीक है, समेशन इन सबको ऐड कर दिया और समेशन ए आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, अगर आपको चाहिए कि भाई ये टोटल सेक्शन के सेंटर से इस वाले ऊपर वाले रीजन के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज वाई डैश, वो फाइंड आउट करना है। तो आप प्रीवियस स्लाइड में चले जाएं तो आपके पास ये फॉर्मूला समेशन ए वाई, ये है हमारे पास जो मोमेंट एरिया थ्योरम है, और हमारे पास समेशन ए, तो हमारे पास आ जाएगा वाई डिस्टेंस आ जाएगा, वाई डैश। ठीक है, अगर ये वाई डैश आ जाएगा ऊपर वाले रीजन के लिए, सिमेट्रिकल शेप है, तो नीचे वाले रीजन के लिए भी उतना ही वाई डैश हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमारी कंप्रेसिव फोर्स किधर ऐड कर रही है, इस जगह पर ऐड कर रही है, और वो टेंसाइल फोर्स इधर ऐड कर रही है। तो अब ये हमारे पास मोमेंट आर्म में आ जाएगा। हमारे पास मोमेंट आर्म क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास मोमेंट आर्म आ जाएगा। तो हमारे पास मोमेंट आर्म आ जाएगा 11.09 इंचेस। और अब हमने क्या कर देना है, हाफ ऑफ एरिया। हमने क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ एरिया करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो सिर्फ ऊपर वाले हाफ का टोटल एरिया कितना बन रहा है, ये इस पूरे वाले ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना बन रहा है 11 इंचेस, 11 इंच स्क्वायर, और नीचे वाले हाफ का भी कितना हो जाएगा 11 इंच स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 22, और 22 को जब मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो फिर से 11 ही आ जाएगा। मतलब देन अगेन अगर टोटल एरिया कितना है 22, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमारे पास हाफ एरिया क्या आ जाएगा 11 मतलब हाफ एरिया मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये पूरी टर्म मिला के क्या आई है, ये जो चीज़ आएगी ये है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। जब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा उसको सिंपली एफ वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास प्लास्टिक मूवमेंट आ जाएगा। इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये किप फिट में आ जाएगा। तो हमारे पास प्लास्टिक मूवमेंट सेक्शन मॉडुलस ये, प्लास्टिक मूवमेंट ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है जी, ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। ये तो था कि अगर कोई भी एक रैंडम सेक्शन दिया हो तो उसका कैसे फाइंड आउट करना है। बट अगर कोई स्टैंडर्ड सेक्शन दिया हुआ है जो हमें डिज़ाइन एड में गिवन है, लेट्स से अगर मैं करूँ कि अगर मेरे पास एक सेक्शन है W10/16, डिज़ाइन एड में जाकर देखें इसकी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी बता दें, तो अब आप क्या करोगे, प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, MP के लिए आपको क्या चाहिए, आपको FY चाहिए। FY पता चल जाएगा A992 स्टील है, उसका कितना होता है 50 KSI होता है। ठीक है, तो एक तो चाहिए FY हमें पता है। उसके अलावा क्या चाहिए हमें, उसका
प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, क्योंकि एमपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब डिज़ाइन एड में डायरेक्टली वैसे गिवन होता है, आप जाकर देखोगे, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, उसमें गिवन होता है कि उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है कितना, ठीक है। W10/60 के लिए देखोगे सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर ना गिवन हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हमें जेड चाहिए, जेड के लिए क्या चाहिए, हमें हाफ एरिया फाइंड आउट करना है। तो डिज़ाइन एड में जाकर देखना, डिज़ाइन एड में जाकर उसका एरिया देखोगे कितना 17.6, उसको हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 8.8 इंच स्क्वायर। उसके बाद क्या चाहिए, मोमेंट आर्म चाहिए। मोमेंट आर्म क्या होता है कि आपके पास ये जो कंप्रेसिव फोर्स है और लेट्स से टेंसाइल फोर्स है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमें पहले ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए y', ठीक है, और फिर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब जाके देख डिज़ाइन एड में देख लीजिएगा, अगर ये W10/60 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, टी सेक्शन बन जाएगा, ठीक है, और वो 10 का हाफ हो जाएगा 5 और 60 का हाफ हो जाएगा 30, WT 5/30। अब इसका डिज़ाइन एड में जाकर देखोगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस गिवन होगा, मतलब उसके टॉप वाले फ्लाइन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y' की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस गिवन है तो बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ इधर से लेकर इधर तक, मतलब मैं फिर से शो करूँ कि ये टॉप से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, और सिमिलरली बॉटम वाले के लिए भी वही हाफ है, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको टोटल वाली डेप्थ में से माइनस कर दिया, तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब ये मैं आपको अगर डिज़ाइन एड में दिखा सकूँ, ये WT 5/30, तो अगर ये देख सके हम डिज़ाइन एड में, आप जाएंगे डिज़ाइन एड में और उसका हाफ सेक्शन क्या था, WT 5/30, वो ये है, आपको ये शो हो रहा है WT 5/30, ठीक है। ये आपके पास इधर चले जाएंगे, आप उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वाई डिस्टेंस आप इधर से अगर ये देख सकें WT 5/30, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वाली 0.884, ठीक है जी। ये आ जाएगा वाई डिस्टेंस क्या है कि ये इसके टॉप से लेकर इस वाले पोर्शन के सेंटर तक का डिस्टेंस, सही हो गया। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। तो वो ये वैल्यू आ रही है 0.884, यहाँ से लेकर आया, एंड देन हाँ जी, तो ये 0.884 टॉप से माइनस कर देंगे और ये बॉटम से माइनस कर देंगे, तो टोटल डेप्थ कितनी है, D, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डेप्थ आ जाएगी। W10 की टोटल डेप्थ डिज़ाइन एड में जाके देखोगे तो टोटल डेप्थ की वन होगी 10.2 इंचेस, ठीक है। एग्जैक्टली 10 नहीं होगी, डिज़ाइन एड से आपको पता चल जाएगा, ये इसका एरिया भी और इसकी डेप्थ भी आपको उधर से मिलेगी। तो टोटल डेप्थ में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो और इधर नीचे से भी उसी तरह से माइनस कर दोगे, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान में ये सेंटर टू सेंटर मोमेंट आर्म आ जाएगा। तो 10/2 माइनस 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऊपर से माइनस करना है, एक बॉटम से माइनस करना है, और ये आपके पास मोमेंट आर्म आ जाएगा। मोमेंट आर्म आ गया, उसको सिंपली क्या करना है, उसके हाफ एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ एरिया इंटू A, आपके पास ये आ जाएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपने निकाल लिया। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के बाद सिंपली आप क्या कर दोगे, Fy इंटू Z कर दोगे, सिंपली Fy पता है आपको, Z पता है, दैट कम्स आउट टू बी 3710 आ जाएगा, ठीक है, किप इंचेस, और उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपके पास उसकी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। हमारा सेक्शन मॉडुलस कितना आया, हमारे पास सेक्शन मॉडुलस आया, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो हमने कैलकुलेट किया 74.2। जब आपके डिज़ाइन टेबल्स में जाके इस सेक्शन के लिए देखोगे, ये W10/60, ठीक है, इसका एरिया भी उधर नजर आएगा, आपको डेप्थ भी नजर आएगी, उसके बाद आपको उसकी Z वैल्यू भी आ जाएगी। तो डिज़ाइन एड में कितनी बता रहा है, 74.6 बताएगा, ठीक है, जो कि तकरीबन उसी के आसपास है। थोड़ा सा फर्क क्यों है, क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ राउंड ऑफ कर देते हैं, टेबुलर वैल्यूज़, उसमें वैल्यूज़ राउंड ऑफ हो जाती हैं, इस वजह से वो फर्क आता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। तो डायरेक्टली गिवन होगी, बट अगर ना गिवन हो तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, और प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तक हमने क्या कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन, अगर कोई बिल्ट अप किसी भी शेप का बना हुआ हो या आपको स्टैंडर्ड हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब एक हम एंड टी शेप भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमारे पास टी शेप के लिए क्या हो जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसकी देन अगेन यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है और प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है, और उसके बाद उसके लिए ऑब्वियसली जेड फॉर दैट स्टील बीम। ऑल्सो कैलकुलेट द शेप फैक्टर, आपने शेप फैक्टर भी फाइंड आउट करना है, वो होती है रेशो Z डिवाइड बाई S, और नॉमिनल लोड कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है ये बीम, अगर उसका स्पैन कितना हो 12 फीट, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने खाली उसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं बतानी, हमने उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बतानी है कि उस पर लोड कितना अप्लाई किया जा सकता है, ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये टी शेप है, देन अगेन सिंपल उसी तरीके से है कि सबसे पहले क्या चाहिए आपको, My चाहिए, ठीक है। अब My के लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, इस My के लिए आपको Fy चाहिए और इनटू क्या चाहिए S, ठीक। तो ये तो पहला स्टेप है। अब S फाइंड आउट करने के लिए फिर हम क्या करते थे, S इज इक्वल टू व्हाट,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, सी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब याद रखिएगा कि ये कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं है, मतलब सिर्फ टॉप पे फ्लैंज है, बॉटम पे फ्लैंज नहीं है, तो टी शेप क्या है, अनसिमेट्रिकल शेप है। सही हो गया। तो आपको क्या है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, उसके अलावा फिर आपने सी फाइंड आउट करना है। सी क्या डिस्टेंस हो जाएगा, उसके सेंट्रोइडल से टॉप मोस्ट फाइबर भी हो सकता है, बॉटम मोस्ट फाइबर भी हो सकता है, बट हम कौन से चूज करेंगे, बड़े वाली वैल्यू चूज करेंगे। और क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास सेक्शन मॉडुलस कम से कम आए, ताकि हम उसकी कम से कम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। अगले स्टेप में आपको इंशाल्लाह ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑन फर्स्ट जी, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए पहले तो इस पूरे सेक्शन का पहले सेंट्रोइडल एक्सिस का पता होना चाहिए। अभी तो नहीं पता कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस किधर है, चूंकि अनसिमेट्रिकल शेप है तो जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सेंटर पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। उसका पहले हम टॉप से लेकर उसके सेंट्रोइडल तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर से कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही आपके पास वही जो फॉर्मूला यूज़ करते आए हो, समीशन, जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया था, मोमेंट एरिया थ्योरम यूज़ करोगे। तो क्या करोगे, टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि सबसे पहले क्या करोगे, ये टॉप वाले का एरिया फाइंड आउट कर लो। तो टॉप वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 8 × 1.5, ठीक है, मतलब ये फ्लैंज का क्या हो जाएगा, विड्थ क्या है b, और इसकी थिकनेस क्या है 1.5, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 8 × 1.5, दैट वुड कम आउट टू बी 12। और फिर नीचे वाले ये इधर से लेकर इधर तक का वेब तक का एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो मैं समीशन एरिया ये आ जाएगा मेरे पास फ्लैंज का एरिया, ये फ्लैंज की है विड्थ 8 इंचेस, ये उसकी थिकनेस है, ठीक है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर, ये फ्लैंज का एरिया हो जाएगा। और उसके अलावा जो वेब का एरिया क्या हो जाएगा, उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 6 इंचेस, और उसकी विड्थ कितनी है 12 इंचेस। तो ये आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, समीशन ऑफ एरिया ये आ जाएगा। ये क्लियर है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए वाई और ए वाई, ये फ्लैंज के लिए करेंगे और ये इस तरीके से करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने टेबल फॉर्म में किया था, ये वैसे इसने ऐसे किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, फ्लैंज का एरिया कितना है, फिर से देखो, फ्लैंज का एरिया 12 इंचेज आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा, 8 × 1.5 करोगे 12 आ जाएगा। अब इसका 0.75 कैसे आया, 0.75 अगर मैं बता सकूं तो 0.75 क्या है कि हमने क्या किया, ये इधर से, ठीक है, हमने इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, टॉप से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो क्या है, अगर 1.5 है, 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा 0.75। मैं पहले तो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। उस केस में हमने सेंटर से लेकर चले थे, हम इधर सिर्फ टॉप से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो। चूंकि हमें अभी सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं पता, मैं सेंटर से नहीं कर सकता वो डिस्टेंस, तो इस वजह से मैं सिर्फ टॉप से फाइंड करना चाह रहा हूँ कि टॉप से सेंट्रोइडल एक्सिस इसका कहाँ पे लाई करेगा। तो टॉप को रेफरेंस ले लिया, मतलब रेफरेंस लाइन अब ये है, ठीक है। तो इस रेफरेंस लाइन से इस फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.5 का हाफ हो जाएगा, 1.5 इंचेस का हाफ कितना होता है 0.75, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा इसका एरिया इंटू दिस डिस्टेंस 0.75, तो आपके पास ए वाई ये आ जाएगा। अब आपने इस वेब का फाइंड करना है, तो वेब का एरिया कितना हो जाएगा, वेब का एरिया क्या था 6 × 12, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा टॉप से लेकर और इस फ्लैंज के सेंटर, इस वेब के सेंटर तक, तो वेब हमारा कितना है ये 6 इंचेस, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, अगर ये 6 है तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 इंचेस, तो 3 इंचेस प्लस दिस 1.5 इंचेस कितना हो जाएगा 4.5 इंचेस। तो इस तरीके से ये टॉप से लेकर ये इसके सेंटर तक, वेब तक के सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये 4.5 इंचेस, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा ये फ्लैंज का एरिया और फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस ऊपर से। तो ये मैं अगर दोबारा से बना सकूं, मैं साथ साथ चलें आपको बना के दिखाता जाता हूं। तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर ये फ्लैंज है, ठीक है, तो ये फ्लैंज और फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस 0.75 ये हो जाएगा। उसके बाद वेब का एरिया ये हो जाएगा 12 इंचेस, और टॉप से लेकर वेब के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये अगर मैं वेब का सेंटर कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.5 इंचेस। और इनको समेशन ये ए वाई ये समेशन ए वाई हो जाएगी टू ऊपर वाले टर्म, और नीचे वाला क्या हो जाएगा समेशन एरिया। ये वही इक्वेशन है, मैं फिर से बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। समेशन ए वाई और नीचे आ जाएगा समेशन ए, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, और इसका मिला के हमारे पास वाई डैश आ जाएगा कि वाई डैश इज इक्वल टू 2.625 इंचेस फ्रॉम द टॉप। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे का सेंट्रॉइड क्या बन रहा है, वाई इज इक्वल टू 2.625 इंचेस फ्रॉम द टॉप। क्यों, क्योंकि अब हमने टॉप से देख लिया कि टॉप से इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, इस सेक्शन का। तो हमें ये इस तरीके से मोमेंट एरिया थ्योरम से निकाल लिया, ठीक है जी। अब हमें चूंकि वो निकल आया कि हमारे पास वाई डैश आ जाएगा,
अब हमने क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन अगेन वही तरीका है, उसी तरीके से है कि सिंपली जो टेबुलर फॉर्म में हम पहले कर चुके हैं पहले वाले प्रॉब्लम में ही, तो हम उसको क्या करेंगे कि क्या पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी तरीके से इसका पहले वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लोगे आई डैश, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे प्लस उसका वो जो डिस्टेंस ए फाइंड आउट करोगे, अगर मैं इस तरह लाइन बना लूँ, फिर उस तरीके से डी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, और फिर उसके बाद आप ये इस तरीके से ए डी स्क्वायर कर दोगे। तो देन अगेन ये वही टर्म्स हैं। तो सबसे पहले क्या कर दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं दिखा सकूँ तो फिर से वही बी क्या है 8 इंचेस, और उसके बाद एच क्या है 1.5, तो बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका एरिया, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, इसका एरिया 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ये इसकी टर्म बन जाएगी एरिया। और डी क्या चीज़ हो जाएगा, डी अब डिस्टेंस हो जाएगा जो अभी आपने सेंट्रोइडल फाइंड आउट की, उधर से लेकर उसके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं इसको दिखा सकूं कि पहला स्टेप था हमारे पास, पहले इसकी सेंट्रोइडल का पता होना चाहिए था, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर आए और ये, अब हमें ये पता है कि ये इसकी लेट से मैं ये कह देता हूँ कि दिस इज़ द लेट्स से दिस इज़ द सेंट्रोइडल एक्सिस, और वो कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया 2.625, ये पूरे सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई डैश फाइंड आउट कर लिया इस वेब का, फिर इसका एरिया, और अब इस एरिया इसके यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक का सेंटर कितना हो जाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 2.625 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें से ये जो फ्लैंज है ये आधा माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना है 2.625, और फ्लैंज कितना था 1.5 का हाफ कर दोगे तो 0.75, तो क्या आ जाएगा 2.625, और इसमें से हाफ फ्लैंज माइनस करोगे तो हाफ फ्लैंज कितना होता है 0.75, तो 2.625 माइनस 0.75 करोगे तो आपके पास बच जाएगा कितना 1.875, कितना बचेगा 1.875, तो इसका स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई डैश प्लस ए इंटू डी स्क्वायर, ये तो हो गया फ्लैंज के लिए हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब वेब के लिए फाइंड आउट करना है, तो वेब के लिए भी उसी तरीके से करना है। फिर अब वेब का इसी तरीके यहाँ से लेकर वेब शुरू हो रहा है, तो वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, मतलब ये 2 है, एच इतना हो जाएगा 6 क्यूब डिवाइड बाई 12, इस वेब का एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 6। अब क्या करना है, इस वेब के सेंटर से, इस वेब का ये जो वेब का सेंटर है इधर से लेकर इसके सेंट्रोइडल तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो भी उसी तरीके से सिंपल सा है कि इसके वेब के सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं दोबारा से इसको बना दूं तो आपके लिए कोशिश यही है कि आपको जितना सिंप्लीफाई करके बता सकूं, वो फुली आपको चीज़ क्लियर होगी, और अगर ना भी हो तो हम इंशाल्लाह ताला इसको फिर से सेशन में क्लियर कर देंगे। तो हमें अब ये कंसर्न है कि ये इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वेब का। तो आप देख लो कि फिर से मैं अगर बना दूं एक रेफरेंस लाइन, देखो ये पूरे सेक्शन का सेंटर ये है, और उसका डिस्टेंस क्या है इधर से लेकर इधर तक कितना है 2.625, हमें पता है 2.625। और अभी मुझे इस वेब के सेंटर, मैं ये कह देता हूँ लेट्स से मैं इस वेब का सेंटर, जो सिर्फ वेब का सेंटर है वो इधर है, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। लेट्स से इस अगर ये वेब शुरू हो रहा है 6 इंचेस, तो इस वेब के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 इंचेस, ठीक है। और इस 3 में ये मैं कितना ऐड कर दूँ 1.5, ये जो था फ्लैंज का, तो कितना हो जाएगा टॉप से लेकर जो मेरा फ्लैंज है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5, 3 + 1.5 4.5, तो टोटल कितना है टॉप से लेकर मेरा वेब का सेंटर 4.5, अगर मैं बना सकूं टॉप से लेकर मेरा वेब तक का सेंटर कितना है 4.5, जबकि टॉप से लेकर पूरे सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है 2.625। तो मैं फिर से उसी तरीके से माइनस करूंगा 4.5 माइनस 2.625, मैं क्या करूंगा 4.5 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2.625, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा ओवरऑल जो सेक्शन का सेंट्रोइडल है उसका, ये मैं अगर सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है ये वेब का सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो वेब के सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे 4.5 माइनस क्या कर दोगे 2.625, ठीक है, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा इस वेब के लिए 1.875 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये भी उतनी ही निकल रहा है, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। देन अगेन वही फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर, फिर इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर, तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकल आएगा।
ठीक है, होपफुली कोशिश तो की है, समझ में आ गया होगा। तो अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। उसके बाद क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आ जाएगा उसके बाद आप क्या कर दोगे, सी। अब ये सी क्या चीज़ है, अब आखिरी ये चीज़ समझने वाली है, बाकी इंशाल्लाह ताला सारा क्लियर हो जाएगा। सी इज़ द डिस्टेंस, मैं भी आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि देखो सी क्या चीज़ है, सी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द टॉप मोस्ट फाइबर या द बॉटम मोस्ट फाइबर। ठीक है, अब हम ये देख चुके हैं कि ये वाई डैश कितना है, ये कितना है 2.625, हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो या तो सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, या तो सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, अब हमने कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, हमने बड़े वाली वैल्यू यूज़ करनी है सी की। क्यों, क्योंकि देखो सी वैल्यू अगर बड़ी वाली होगी तो क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू कम से कम आएगी, और एस की वैल्यू जब कम से कम आएगी तो फिर जितना एस छोटा होगा उतने ही कम से कम यील्डिंग मोमेंट होगा। दैट मीन्स हम ऑन द सेफर साइड। इसका मतलब ये है, ऐसा ना हम बड़े वाली वैल्यू ले लें, लेट्स हम बड़े वाली ले लें और यील्डिंग मूवमेंट आ जाए 150, हम कहेंगे नहीं जी 150 पे फेल हो रहा है, हालांकि एक्चुअली वो कितने 110 पे फेल हो रहा हो। तो दैट मीन्स हमने एस की वैल्यू कम से कम चूज़ करनी है, और कम एस वैल्यू के लिए हमें सी की वैल्यू बड़ी चूज़ करनी है। ठीक है, तो अब इसमें से सी की वैल्यू कौन सी चूज़ करोगे, सी की वैल्यू कौन सी चूज़ करोगे। अगर तो सिमेट्रिकल सेक्शन होता रेक्टेंगुलर तो फिर सी सेम होता टॉप के लिए भी और बॉटम के लिए भी, बट इस केस में क्या हो जाएगा कि इधर न्यूट्रल एक्सिस से टॉप के लिए तो क्या बन रहा है 2.625, ठीक है, और इसके लिए क्या बनेगा बॉटम के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2.625 है, तो बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, बॉटम के लिए क्या करोगे, ये जो टोटल है ना 7.5 6 प्लस 1.5, ठीक है, तो 7.5 हो जाएगा, और 7.5 माइनस क्या कर दोगे 2.625, तो ये आ जाएगा अगर मैं 7.5, ठीक है, और इसमें से मैं अगर ये 2.625 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 4.875। ठीक है, अगर तो मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास वो डिस्टेंस बच जाएगा, ये कितना 4.875, तो ये आ जाएगा सी। अब देख लेनी है कि वैल्यू कौन सी है, एक सी की वैल्यू आ रही है 4.875 और एक सी की वैल्यू आ रही है 2.625, तो आप बड़े वाली वैल्यू चूज़ करोगे। ठीक है, इस वजह से हम ये चूज़ करेंगे। तो 4.875 हमारे पास ये ऐसे आ गई, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर आ जाएगा हमारे पास आई निकाल चुका हूँ, सी निकाल चुका हूँ, आई डॉट बाई सी, आपके पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ गया, उसको क्या सिंपली क्या करना है, यील्डिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उसका यील्डिंग मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर किप फीट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो आपके पास किप फीट में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास यील्डिंग मोमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसके बाद प्लास्टिक मूवमेंट फाइंड करना है। अब प्लास्टिक मूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, आपको z फाइंड करना है। अब z एक तो इसने इस तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, उसने ये अज्यूम कर लिया कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज एट द बेस ऑफ द प्लेन, बट आप बजाय ये स्टेप फॉलो करने के मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आप प्रीवियसली फाइंड आउट कर चुके हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। z हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ उसने कैसे किया है, ये भी तरीका वैसे ही है, बट जो हम पहले तरीके करते हैं हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है कि ये टीबी में, तो हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें पहले तो इसका पूरा एरिया और फिर उस पूरा एरिया को हम हाफ कर देंगे। तो पहले हम एरिया तो निकाल ही सकते हैं कि देखो ये कितना है, ये अगर 12 है, सॉरी ये कितना तो 8 था। ठीक है, अगर मैं बना सकूँ फिर से, ठीक है, तो ये अब आपके पास ये 8 था और ये कितना था 1.5, तो आपने इसका एरिया निकाल लिया कितना 12 हो जाएगा अगर ये 1.5 था। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 12 इंचेस, और उसके बाद ये इसकी विड्थ कितनी थी 2 इंचेस, और ये कितना था, इसकी जो डेप्थ थी वो कितनी थी 6 इंचेस, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 12 मतलब 12 फ्लैंज का एरिया 12 वेब का एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा 24, और उसको हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, उसका हाफ एरिया हो जाएगा 12। ठीक है, ये तो आपके पास आ जाएगा हाफ एरिया, हाफ एरिया क्या जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 इंच, तो ये तो हाफ एरिया जाएगा। अब उसके बाद क्या चाहिए कि देखो इसके सेंटर से, ठीक है, और इसके सेंटर से आपको चाहिए इनके दरम्यान में डिस्टेंस। ठीक है, तो इनके दरम्यान में डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लेट्स से आपको ये देखो ये 6 है, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अगर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इसका हाफ कितना बन रहा होगा, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 3 इंचेस। ठीक हो जाएगा, और उसके बाद क्या करोगे 3 इंचेस के बाद आपके पास ये देखो ये 1.5 है ना, तो 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.75। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कंप्रेसिव फोर्स इधर अप्लाई हो रही है और टेंसाइल फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा 3.75। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली इसको तरीके से क्या करना, हाफ एरिया कितना निकाला 12, ठीक है, और उसको क्या कर दोगे 3.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3.75, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 45 इंच क्यूब आ जाएगा आपके पास, Z आ जाएगा। ये इस तरीके से मोमेंट निकाले, उसने इसको अलग अलग कर दिया था, टॉप वाले को अलग से कर दिया, उसने क्या किया कि जो डिस्टेंस है वो उस तरीके से उसने फाइंड आउट कर लिया 12 मल्टीप्लाई 0.75, ऊपर वाले के लिए अलग से और इसके लिए अलग से, आप ऐसे ऐसे कर लो या आप एरियाज ऐड कर लो उसको हाफ करके, और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अब आपने क्या किया, Z आ जाएगा, Z को आपने सिर्फ FY से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी आ जाएगी या प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। यील्डिंग मोमेंट कैपेसिटी कितनी है, ये प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी है, ये वाली, ठीक हो जाएगा। शेप फैक्टर फाइंड आउट करना है तो या तो इन दोनों की रेशियो फाइंड कर लो, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइड बाय यील्डिंग मोमेंट, या Z डिवाइडेड बाय आप क्या कर लो S, ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दैट वुड बी द सेम, और रेशियो कितनी आई 1.79। तो दूसरी चीज़ भी फाइंड आउट कर ली कि शेप फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। अब लास्टली आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, भाई इस पर लोड कितना अप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास देखो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, WL²/8, ठीक है, अगर ये सिंपली सपोर्टेड है जैसे कि इस केस में है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का फार्मूला है WL²/8। अब इसी को रीअरेंज कर लो, आपको क्या चाहिए, W चाहिए, आपको N तो पता है नॉमिनल, ठीक है। देखो एक है यील्डिंग मोमेंट कैरी कैपेसिटी, एक है प्लास्टिक मोमेंट कैरी कैपेसिटी। नॉमिनल क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लोड नॉमिनल मोमेंट कितना उठा सकते हैं, तो हम इसी को नॉमिनल बोलते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, N की जगह M प्लास्टिक यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, बाकी इसको रीअरेंज कर लेना है कि ये 8 इधर आ जाएगा, MN से मल्टीप्लाई हो जाएगा और L² उससे डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, ये 8 इधर आ गया, MN नॉमिनल मूवमेंट कैरी कैपेसिटी 187.5 फीट, ठीक है, और L कितनी थी, दैट इज द स्पैन लेंथ। अब स्पैन लेंथ कितना है, दैट इज हमें गिवन है 12 फीट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लिया, डिवाइड किया, तो आपके पास